हेलो बच्चों। बेटा अभी तक आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एक लेक्चर मिल चुका होगा। ठीक है, ये जो लेक्चर होगा ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का दूसरा लेक्चर है। आपको मैथमेटिकल टूल्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आई होप कि वो अपने घर पे स्टडी कर लिया हो। तो आपके पास जो अभी टॉपिक जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस, सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेक्चर नंबर 2 है और क्लास 11th का ये टॉपिक है। ठीक है, अगर आप इस कंटेंट्स को देखो तो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंटेंट्स वहां पे दिखाए थे, इसमें मैंने कुछ चीजें ऐड की है क्योंकि मैं एक और छोटा सा एक टॉपिक और होता है, मैं उसको भी इसी में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो आपके पास इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो एक लेक्चर आपको मिल गया है। इनफैक्ट यूनिट्स एंड डायमेंशंस को भी मैंने इसी के साथ मिला दिया है। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज डायमेंशंस, और उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पे जाएंगे, लिमिट्स पे जाएंगे, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स इन मेजरमेंट। जो मैंने इसमें ऐड किया है बेटा वो आपके पास है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें हमेशा हर बार नीट में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, और जेई में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, नीट का एक क्वेश्चन, जेई का एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल होता है। जिस तरह से अभी रिसेंटली जो नीट हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आपको मिला था स्क्रू गेज पे, और उससे पहले जो उस पर एक क्वेश्चन मिला था आपको वर्नियर कैलिपर पे, जो इससे पहले आया था उस पर स्क्रू गेज पे मिला था। बात समझ आई? तो आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है, असल में तो हम 4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, बट पहला वाला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जरा सिंपल है तो मैंने यहां नहीं लिखा है। पहला जो हम यहां पर यूज करेंगे दैट विल बी 15 सेंटीमीटर स्केल। ठीक है भैया, तो पहला जो इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी हम बात करेंगे दैट विल बी 15 सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, ये पहला होगा। उसके बाद दूसरा जो है उसमें हम वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे, स्क्रू गेज की बात करेंगे और स्फेरोमीटर की बात करेंगे। ये 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और इनमें हमेशा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको नीट में और एक क्वेश्चन जेईई में दिखता ही है, और यूनिट्स एंड डायमेंशंस में एक क्वेश्चन। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको अगर माना जाए तो नीट में मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन नजर आते हैं। नीट में आपको इसमें 2 क्वेश्चन नजर आते हैं, और जेईई में आपको यहां पे भी 2 क्वेश्चंस नजर आते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आपके पास 2 या 3 क्वेश्चंस जेईई में आते हैं और नीट में कभी मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं डायमेंशंस की बात करूंगा। अभी तक मैंने आपको यूनिट्स की बात बताई थी, तो अब हम डायमेंशंस की बात करेंगे। तो देखते हैं डायमेंशन जो है। देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यूनिट्स जो होंगे, यूनिट्स आपके पास 2 तरह के होंगे। ठीक है, एक आपके पास होगा फंडामेंटल यूनिट, एक आपके पास होगा फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा यूनिट जो आपके पास होगा दैट विल बी डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है जिसको किसी भी चीज से डिराइव नहीं किया जा सकता। ये किसी भी यूनिट सिस्टम के लिए इनिशियली सेट किया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था एफपीएस सिस्टम हुआ, तो मैंने आपको बताया था फुट पाउंड सेकंड, इनिशियली फंडामेंटल यूनिट्स को फिक्स किया गया कि ठीक है ये चीजें फंडामेंटल यूनिट्स है। इसी तरह से एसआई यूनिट सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ठीक है, जिसमें से करंट हुआ, मास का हुआ, केजी, टाइम का हुआ, सेकंड, है ना। इसी तरह से बाकी यूनिट्स भी थे। इसी तरह से सीजीएस सिस्टम जो आपके पास था, सीजीएस सिस्टम में भी आपके पास 3 फंडामेंटल यूनिट्स थे, लेंथ, ठीक है ना, और आपके पास जो वेट है, वेट का नहीं, मास का यूनिट था। ठीक है, मास का एक और यूनिट है, और इसके बाद जो टाइम है, टाइम का एक और यूनिट था। तो लेंथ का यूनिट जो था सीजीएस सिस्टम में वो सेंटीमीटर था। वेट जो इसका मास है, मास का यहां पे यूनिट जो था वो ग्राम था। ठीक है, और जो टाइम था उसका सेकंड था। आप देख सकते हैं सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये मैं अब तक आपको बता चुका हूं। ठीक है ना। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि आपको बताया गया था कि जब एक डिराइव्ड क्वांटिटी, देखो व्हेन ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसा कि यहां पे जो डिराइव्ड यूनिट होगा ये एक ऐसा यूनिट होगा जिसको हम हमेशा इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि बेटा हमारे पास जो एरिया होता है ना, दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना। तो लेंथ का यूनिट मीटर है, इसका यूनिट मीटर है, और इसका यूनिट मीटर है, तो वो हमारे पास आएगा मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं बेटा। तो आपके पास ये जो फंडामेंटल यूनिट है, ये जो यहां पे जो मीटर है, जो फंडामेंटल यूनिट है, इसी की मदद से हमने डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्लेन किया है। तो डिराइव्ड यूनिट एक ऐसा यूनिट होगा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि पहले स्टेटमेंट में आप लिख के देख रहे हो। अच्छा, यहां पे इट इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। बेटा देखो कैसे,
ये आपको यहां ही पता चल रहा होगा कि मान लीजिए अगर मेरे पास ये मीटर क्यूब है तो यहां पे ये मीटर का थर्ड पावर है, ठीक है ना। सो इट्स थर्ड पावर ऑफ मीटर, है ना, एक मीटर का ये थर्ड पावर है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे आपको बोलूं ये आपके पास वॉल्यूम है, नॉट एरिया। अगर आपके पास, चलो एरिया की बात करते हैं, तो एरिया का आपको आता है यूनिट मीटर स्क्वायर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे स्क्वायर किया गया है किसका, स्क्वायर ऑफ मीटर, है ना। तो मतलब यहां पे आपके पास इसके डिफरेंट जो यहां पे मतलब जब हमें किसी भी डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्लेन करना होता है हम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट करते हैं। तो वही बताया गया है डिफरेंट पावर्स ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटीज। द पावर्स इन विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। तो मतलब यहां पे अगर आप देखो तो लेंथ का स्क्वायर किया गया है, यहां पे लेंथ का क्यूब किया गया है। इसी तरह से जो आपका एक्सेलरेशन है या चलो जो आपका वेलोसिटी है वहां पे लेंथ और टाइम है। इसी तरह से जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वहां पे लेंथ है। तो वो सारे के सारे जो है ये पावर बताया गया है किसका, एक फंडामेंटल यूनिट का। बात आपको समझ में आई। डायमेंशन हर एक फंडामेंटल यूनिट का एक अपना एक स्पेसिफिक डायमेंशन होगा, वो मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन यहां पे उसी डायमेंशन का, उसी फंडामेंटल यूनिट का एक पावर जब दिया जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे डायमेंशन। यहां पे हम बोलेंगे कि लेंथ जो है 3 बार है, या यूं कहिए लेंथ का क्यूब है, यहां पे लेंथ का स्क्वायर है। तो लेंथ का स्क्वायर या लेंथ का क्यूब जब मैंने बोला तो ये असल में एरिया और वॉल्यूम का जो है वो डायमेंशन है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, देखो मैं आपको सही से दिखाऊंगा यहां पे। मतलब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एरिया की, एरिया जो हमारे पास आता है दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। सही बात है। अच्छा लेंथ का यूनिट क्या है जी? चलो सर इसका तो मीटर है। अच्छा ब्रेड्थ का क्या यूनिट है? सर इसका भी मीटर है। तो टोटल जो आया वो मीटर स्क्वायर आया। तो ये जो मीटर है असल में, मीटर ये असल में लेंथ है। अरे बोल यार। तो क्या मैं ये कहूं कि आपके पास ये जो एरिया है, एरिया में असल में लेंथ का स्क्वायर किया गया है। सही। तो मैं यहां पे कहूंगा कि यहां पे पावर 2 है, पावर 2 ऑफ लेंथ। बेटा क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसी चीज को यहां पे जब मैं लेंथ का स्क्वायर रखूंगा बेटा तो इसको डायमेंशन बोला जाएगा। चलो एक और चीज देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है मान लो एरिया। एरिया आपके पास आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्या मैं लिखूंगा वो मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, तो मैं लिखूंगा क्या, मीटर क्यूब। तो क्या बेटा मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो मीटर है इसका यूनिट ये असल में लेंथ है ना, तो क्या मैं कहूं कि ये जो एरिया है असल में इसमें लेंथ का क्यूब किया जाता है, तो मैं लिखूंगा लेंथ और इसका करूंगा होल क्यूब। तो क्या मैं कहूं ये थर्ड पावर है किसका, थर्ड पावर ऑफ लेंथ। बेटा इसी चीज को कहा जाता है डायमेंशन। इसी तरह से चलो मैं बता दूं आपको कि जो स्पीड है, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना जी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या बेटा हमारे पास डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो मैं यहां पे लिखूंगा मीटर सेकंड माइनस 1। अच्छा यहां पे क्या मैं इसका मतलब बोलूं कि यहां पे पावर है लेंथ का, जो लेंथ का पावर है वो 1 है और जो टाइम का पावर है वो आपके पास -1 है। क्या बेटा आपको बात समझ में आ रही है? तो मतलब इस तरह से हम डायमेंशंस लिखते हैं। चलो मैं आगे चलता हूं और आपको बताता हूं कि डायमेंशंस हम किस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज के लिखेंगे। तो बेटा हम यहां पे जब डायमेंशंस लिखेंगे हम बाकी यूनिट सिस्टम्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट सिस्टम की और एसआई यूनिट सिस्टम के डायमेंशंस की। तो जरा देखो आपके पास एसआई यूनिट सिस्टम जो है, एसआई यूनिट सिस्टम, ठीक है जी, एसआई यूनिट सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो आपको बता चुके हैं हम, ठीक, और प्लस इसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है। ठीक, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो सबसे पहले लेंथ। बेटा लेंथ का यूनिट आपको बताया गया है, इसका पहले मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा ये सही से समझ आए। देखो अच्छा ये जो टेबल मैं यहां पे बना रहा हूं बेटा इसको पूरी तरह से याद कर लेना है, ठीक है ना। देखते हैं
फर्स्ट, अच्छा यहां पे मैं लिखूंगा, पहले वाले केस में आपके पास होगा क्वांटिटी, दूसरे वाले केस में होगा यूनिट, और तीसरे केस में होगा डायमेंशन। एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज में मैं आपको डायमेंशन में बताना चाहूंगा, डायमेंशन को आप जब भी रिप्रेजेंट करोगे, इसको आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखोगे हर बार, ठीक है। तो बेटा ये मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूं, डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन ऑफ ए क्वांटिटी इज ऑलवेज kept in square brackets। मतलब आपके पास लेंथ का डायमेंशन हमें बोलना है, या चलो एरिया का डायमेंशन अगर हमें बोलना है, तो अगर हमें एरिया का डायमेंशन बोलना है तो हम ऐसे लिखेंगे, एरिया और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट साथ में लिखेंगे। क्या बात समझ आई? तो चलो यहां देखते हैं। अच्छा, उसके बाद पहला यहां पे क्वांटिटी है, दूसरा आपके पास यूनिट है, और तीसरा आपके पास है डायमेंशन। सबसे पहला क्वांटिटी जो यहां पे है वो आपके पास लेंथ है। तो लेंथ का यूनिट आपको पता ही है, ये आपके पास है मीटर, डिनोट करते हैं एम से, और इसका डायमेंशन जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेंथ ऐसे एल, ठीक है। इसके बाद टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड, और इसको ऐसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से, और डायमेंशंस में रखते हैं टी। इसके बाद मास, मास का यूनिट है किलोग्राम, रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, और यहां पे लिखते हैं एम। इसके बाद फोर्थ, करंट या इलेक्ट्रिक करंट बोलूं तो ज्यादा अच्छा होगा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट जो है दैट इज एम्पियर। इसको हमारे पास इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज ए, लेकिन जब यहां पे लिखते हैं तो यहां पे भी ए से ही डिनोट करते हैं। 5, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बेटा इसका यूनिट जो है दैट इज कैंडेला, रिप्रेजेंट करते हैं सी डी से, और यहां पे भी इसका सी डी ही लिखते हैं। इसके बाद 6, टेम्परेचर, इसका यूनिट जो है बेटा टेम्परेचर, इसका यूनिट जो है दैट इज केल्विन, डिनोट करते हैं के से, और डायमेंशन इसका लिखते हैं कैपिटल के ऐसे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स में। किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है जी। और इसके बाद 7th इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, 7th इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसका जो यूनिट है दैट इज मोल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो डायमेंशन है, अच्छा ये मोल जो है ना बेटा, ये एक प्योर नंबर होता है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा, ऐसे लिखते हैं इसको, मोल। बात आपको समझ में आई? ये डायमेंशंस है जो आपको याद रखने हैं, जो आपको हर बार याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें नीट में डेफिनेटली क्वेश्चन अपीयर होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली अटेम्प्ट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को उठाना बहुत आसान होता है, तो इसलिए ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का नहीं बोला, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का मैं बोल देता हूं, बट वो बहुत कम यूज होता है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का आपके पास यूनिट होता है रेडियन,
और इसका डायमेंशन RAD ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से आपके पास अगला है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को का जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन, और इसको यहां पे STR से डिनोट करते हैं। बेटा ये जो यहां पे मैंने आपको बताया, यू हैव टू रिमेंबर दिस एट ऑल कॉस्ट। एनी हाउ ये आपको रिमेंबर करना, इसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक, इसको जरा ध्यान में देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो और याद करने की कोशिश करो। मैं आगे बढ़ता हूं, चलो आगे। अब हमारे पास डायमेंशंस की पूरी स्टोरी जो है, पूरी थियरी जो है वो इतनी ही थी, खत्म हो गई और इसमें कुछ नहीं है। अब हम सीधा चलेंगे क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस के बेस पे ही आप जो है एनालाइज करने लगोगे कि किस तरह से हम डायमेंशंस को निकालते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें सारे के सारे डायमेंशंस में आगे मतलब सारे के सारे डायमेंशंस डिराइव नहीं करूंगा यहां पे, वो इसलिए क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में तो मैं हर एक क्वांटिटी जहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा वहां पे उसका डायमेंशन भी साथ में बताता जाऊंगा। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज की हम यहां पे करेंगे जरूर। तो क्वेश्चन है डायमेंशन, फाइंड डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए पार्ट, एरिया, बी वॉल्यूम, सी वेलोसिटी, डी डेंसिटी, ई प्रेशर। चलो अभी के लिए ये क्वेश्चन निपटा देते हैं। ठीक, सबसे पहला काम, हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चलेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे एरिया की बात। बेटा ध्यान से देखेंगे, क्या हम जानते हैं कि जो एरिया है ना दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। बोलो सही चीज। अच्छा लेंथ जो है यहां पे आपके पास देखो एरिया, अगर हम अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो दिस इंप्लाइज डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा जी, एरिया को डिनोट करूंगा ए से, डायमेंशनल फॉर्मूला तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखना बहुत जरूरी है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये छोड़ देते हैं। लेंथ का L है और ब्रेड्थ का भी L है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे तो बेटा क्या आपके पास जो एरिया है दैट इज लेंथ स्क्वायर। ठीक, ये है असल में इसका डायमेंशन। बट आप कभी कभी किताबों में इसको ऐसे भी देखते हैं। कैसे? आप देखते हो कि किताब वाले ने लिखा है M0 L2 T0। बेटा क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि हमारे पास CGS सिस्टम या MKS सिस्टम में क्या सिर्फ इन्हीं तीन क्वांटिटीज की बात होती थी? तो यहां पे इस तरह से दिखाया जाता है कि एरिया में मास का कोई वहां पे कंट्रीब्यूशन है नहीं, इसी तरह से टेम्परेचर टाइम का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, लेकिन लेंथ का कंट्रीब्यूशन यहां पे इसका स्क्वायर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? गुड। एक काम करो, वीडियो को जरा पॉज करो और इन बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करो, फिर मैं दिखा देता हूं। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इनको। बी जो है आपका दैट इज वॉल्यूम। तो बेटा मैं आपसे पूछूंगा वॉल्यूम किसके बराबर? आप बोलोगे सर ये तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट है। अरे है ना जी। तो लेंथ असल में क्या है? लेंथ है जी। अच्छा ब्रेड्थ क्या है? अरे ब्रेड्थ भी लेंथ ही है यार, बस नाम थोड़ा एक्स्ट्रा अलग दिया है। हाइट क्या है? हाइट भी असल में लेंथ ही है, बस नाम थोड़ा अलग है। तो मुझे बताइए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेटा? तो वॉल्यूम को डिनोट करेंगे V से, कैपिटल V से।
ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो जरा सा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो क्या मैं लिखूं, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास होगा लेंथ क्यूब। अच्छा बेटा, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास होगा m0 L3 T0। क्या बेटा आपको बात समझ में आई? इसका मतलब यहां पे मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, टाइम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन लेंथ का कंट्रीब्यूशन थर्ड पावर पे है। क्या बेटा आपको समझ आई? आई होप कि आपको यही आंसर आया हो। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपके पास है वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ। तो वेलोसिटी का डायमेंशन की जब हम बात करेंगे, वेलोसिटी हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है दैट इज, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड और वेलोसिटी असल में फिजिकल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट हाँ डिफरेंस जरूर है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है। तो वेलोसिटी जो है ऑलमोस्ट बराबर सेम नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी का है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड का है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी जो आपके पास है ये है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ट्रेवल्ड होता है इन वन डायरेक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही हुआ। नाउ ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है बेटा, ये लेंथ है, और ये जो टाइम है ये आपके पास इसका यूनिट जो है वो सेकंड है। तो मुझे बताइए क्या मैं लिखूं? अच्छा ये वेलोसिटी को मैं ऐसे लिखता हूं स्मॉल v से, तो मैं लिखूंगा, देखो जरा सा, डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का t, इसको ऊपर लेके जाएंगे। मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा याद दिला दूं, मैंने आपको कहा था कि 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ पावर n जो है इसको लिखते हैं x रेज़ पावर माइनस n से, या अगर मेरे पास x रेज़ पावर n है इसको मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय x रेज़ पावर माइनस n। ठीक, यहां पे जब ये t ऊपर जाएगा, इसका पावर 1 है, ऊपर क्या बनेगा -1। तो क्या बेटा मैं लिखूं, वेलोसिटी आपके पास आएगा l t -1। अच्छा बेटा मास का कंट्रीब्यूशन यहां पे क्या है? सर मास का कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं। तो अगर मास का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं m0 L1 t -1। तो यहां पे आपके पास वेलोसिटी का डायमेंशन जो ये है ना, अगर हम देखें कई सारी क्वांटिटीज ऐसी होंगी जहां पे डायमेंशन सेम भी होगा। जैसे असल में वेलोसिटी और स्पीड तो असल में सिमिलर क्वांटिटीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ वेक्टर और स्केलर की फर्क है। मैं आपको आगे बताऊंगा जहां पे हम ये देखेंगे कि वर्क का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। इनफैक्ट इनको बोलते हैं कि इक्विवेलेंट क्वांटिटीज हैं, दे आर ऑल, मतलब उनको हम इक्वेट कर सकते हैं किसी तरह से। वर्क पावर एनर्जी में देखते भी हैं कि हम इक्वेट करेंगे उनको। तो यहां पे हम इनका वेलोसिटी का डायमेंशन ये हो गया, ठीक है जी। तो चलो जरा डायमेंशन देखते हैं किसका, वेलोसिटी का हो गया, डेंसिटी का देखते हैं, ठीक है। तो बेटा हम जानते हैं, देखो डेंसिटी, आप कहीं ऐसा कंफ्यूज ना हो कि जब मैं डेंसिटी बोलता हूं तो देखो डेंसिटी असल में 3 तरह की होती है। एक होता है लीनियर, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर वो बोलते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी, फिर बोलते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब हम नॉर्मल डेंसिटी सीधा सीधा बोलते हैं ना, डेंसिटी, खाली डेंसिटी, तो हमेशा समझ के चलना है कि ये वॉल्यूम की डेंसिटी है, ठीक है। तो मतलब ये वॉल्यूम के पीछे, तो डेंसिटी जो आपके पास होता है वो आपको पता होगा कि वो आपके पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। अच्छा तो बेटा मुझे बताओ, क्या हम जानते हैं कि जो इसका, अच्छा डेंसिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना वो रो से करते हैं, तो मैं लिखूंगा रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। तो मुझे बताइए इसका डायमेंशन, जो रो का डायमेंशन होगा क्या होगा जी? वो हमारे पास होगा मीटर, देखो ये मास है यहाँ पे, दिस नॉट मीटर, दिस इज मास। तो मास का डायमेंशन आपके पास होगा m, और वॉल्यूम का डायमेंशन हमने अभी अभी कैलकुलेट किया L क्यूब, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, L क्यूब। बात आपको समझ में आई? तो मेरे पास जो डायमेंशन आएगा दैट इज m(l-3)। बेटा बात समझ में आ रही है? लेकिन आप एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, बेटा मुझे ये बताओ क्या इसमें टाइम का कंट्रीब्यूशन है? आप बोलोगे सर टाइम का कंट्रीब्यूशन कहां है, टाइम तो है ही नहीं इसमें। तो क्या फिर मैं ऐसा लिखूंगा कि आपके पास जो रो होगा दैट विल बी m1 L-3 और t0। क्या बेटा आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। आप अगर ये लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके लिखो। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं प्रेशर का डायमेंशन क्या है। तो बेटा हमारे पास अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो होता है, वैसे तो इसको लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, हमारी मानो तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी याद रखो, ठीक है। इनफैक्ट थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज ज्यादा बेटर डेफिनेशन। तो आपके पास ये जो है दैट इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया।
और जैसा कि आपको डेफिनेशन याद ही है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है जी। तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर है, इसका मतलब मैं लिखूंगा प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक। अच्छा, हम जानते हैं, देखो यहां पे असल में मुझे इससे पहले जो एक और डायमेंशन आपको दिखाना चाहिए था, वो दिखाना चाहिए था एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो चलो मैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन दिखाता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आपके पास अब हम डायमेंशन देखेंगे किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन जो होता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा 9th में भी, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक। सो एक्सेलरेशन जो आपके पास है बेटा, वो आपके पास है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मुझे बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं जो आपके पास एक्सेलरेशन है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मैं लिखूंगा चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, क्या चेंज ऑफ वेलोसिटी भी असल में वेलोसिटी ही होगा? अरे यार, चेंज ऑफ वेलोसिटी, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 3 मीटर, उसके बाद ये एक्सेलरेट किया, इसकी आई 5 मीटर, तो चेंज कितना आया, 5 - 3, तो वो भी तो 2 मीटर पर सेकंड, वो भी तो वेलोसिटी ही है। तो मुझे बताइए, क्या इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है आपके पास, दैट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना। तो क्या मैं लिखूं, एक्सेलरेशन आपके पास है v/t। तो बेटा मुझे बताइए, यहां पे आपके पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो है वो सबसे पहले वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम। अच्छा, हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो असल में है ना, वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1/t। तो क्या मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर? ये स्टेप समझ में आया? अरे बेटा, ये वेलोसिटी जो है ना, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, हमने इसी का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, 1/t मल्टीपल किया, तो आया s/t²। तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज डायमेंशन ऑफ, देखो सबसे पहले आ गया आपके पास s जो है वो लेंथ है, तो हम लिखेंगे लेंथ, और टाइम का डायमेंशन आएगा t, तो करेंगे t²। तो क्या बेटा मैं लिखूं L1 और t⁻⁻²। बेटा ध्यान से, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन का डायमेंशन, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपका आया वो आपके पास आया L(t−2). बेटा ये डायमेंशन मेरी मानो तो याद रखो, काम आएगा बहुत ज्यादा। तो एक्सेलरेशन आपके पास, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन इसलिए बता रहा हूं याद रखने को, क्योंकि बहुत जगह काम आता है और हर बार आप इसको डिराइव करने नहीं बैठेंगे। ठीक है ना। तो यहां पे आया t²। तो मुझे बताओ, क्या मैं एक्सेलरेशन का डायमेंशन ऐसे भी लिख सकता हूं? कैसे लिखेंगे सर? हम ये जानते हैं कि इसमें मास का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, और यहां पे आएगा L(t−2). क्या बेटा आपको बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे फोर्स की। किसकी बात करेंगे? फोर्स की। तो आपके पास अब हम देखेंगे डायमेंशन, ये असल में क्वेश्चन है बेटा, डायमेंशन ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करो। क्या हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या बेटा फोर्स का डायमेंशन, देखो मैंने आपको अभी कहा कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद रखना, मास का डायमेंशन क्या है बेटा, m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखो यहां पे L(t−2). तो बेटा फोर्स का डायमेंशन क्या होगा जी? फोर्स का डायमेंशन होगा सर सीधा सीधा क्या, mL(t−2). क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये आपके पास है किसका डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन। ठीक। एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको लिखो, मैं आगे चलता हूं प्रेशर के डायमेंशन की तरफ। ठीक है, जो उस क्वेश्चन में लास्ट वाला लिखा था मैंने, प्रेशर। वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो। आगे हम बात करते हैं किसकी? प्रेशर की। प्रेशर जो है ना बेटा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, जो आपको मैंने एक और फॉर्म से भी याद रखने को बोला था। किससे? थ्रस्ट। थ्रस्ट होता है नॉर्मल फोर्स, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मुझे बताओ, क्या मैं लिखूं जो प्रेशर है दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया? अरे बोलो यार। तो मुझे बताओ, क्या इसका डायमेंशन लिखना पड़े तो फोर्स लिखूंगा ऐसे, यहां पे लिखूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया।
बेटा बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आपके पास प्रेशर जो है दैट इज मास ऑफ एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो मुझे बताइए क्या प्रेशर का डायमेंशन, बेटा ध्यान से, क्या मास का डायमेंशन m है, प्रेशर का डायमेंशन LT-2 है और एरिया का डायमेंशन क्या जी L2 है। तो जरा इसको सॉल्व करो। तो मुझे बताइए क्या आपके पास प्रेशर का डायमेंशन जो है वो कितना आया? देखो ये L ऊपर जाएगा, L-2 बनेगा, तो हम लिखेंगे m LT-2 और यहां पे L और यहां पे हम लिखेंगे L और लिखेंगे -2। देखो यहां पे ये नीचे +2 था, ऊपर जाएगा तो -2 बनाना। तो मुझे बताओ क्या मैं लिखूं? बेटा यहां पे ध्यान से T लिखेंगे किसके बराबर? M और यहां पे लिखेंगे L। देखो एक माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो हम लिखेंगे L-1 और यहां पे लिखेंगे T-2। तो बेटा प्रेशर का डायमेंशन आया ML-1 T-2। तो इसका मतलब यहां पे प्रेशर में मास तो एक बार आया होगा, लेंथ एक बार आया होगा डिवीजन में, टाइम 2 बार आया होगा लेकिन डिवीजन में। बात आपको समझ में आई? तो चलिए आज का लेक्चर जो है यहां पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल जो है इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम अगले जो टॉपिक है उसकी तरफ चलेंगे। तो चलिए तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज।